मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा लेसन चल रहा था, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर हमने इनकी मेटालिक नेचर और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स किए थे, और आज का हमारा टॉपिक है कैटालिटिक एक्टिविटीज। कैटालिटिक एक्टिविटीज यानी उत्प्रेरकीय सक्रियता। उत्प्रेरकीय सक्रियता क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक जो मेटल्स हैं, उनका एक स्पेशल गुण है इनकी कैटालिटिक एक्टिविटीज। क्या है इसके अंदर? जो उत्प्रेरक के रूप में इसको यूज किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में जिन धातुओं अथवा मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके यौगिक भी जो कई अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनकी उत्प्रेरकीय उपयोगिता प्रयोगशालाओं के साथ साथ कई उद्योगों के अंदर भी इसके अंदर होती है। संक्रमण धातुओं की जो फर्स्ट सीरीज है उसके कई तत्व हैं। उनके यौगिकों के अतिरिक्त मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, प्लैटिनम है और पैलेडियम धातु का उपयोग जो है वो उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसके अंदर जो इनके इसको उत्प्रेरक के अंदर यूज करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। जैसे हम फेंटॉन रेजेंट की बात करें, फर्स्ट है फेंटॉन रेजेंट। फेंटॉन रेजेंट किसे कहते हैं? FeSO4 और H2O के जो मिश्रण है उसे हम फेंटॉन अभिकर्मक कहते हैं, और इसको हम फेंटॉन अभिकर्मक प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के अंदर एक विशिष्ट अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सेकंड है इसके अंदर आयरन एंड मॉलिब्डेनम। आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक का उपयोग जो है अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर कॉपर और वेनेडियम। कॉपर और वेनेडियम उत्प्रेरक को ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में प्रयुक्त किया जाता है, और नाइलॉन 66, जब हम पॉलीमर्स की बात करते हैं तो नाइलॉन 66 का जब हम संश्लेषण करते हैं उसमें एडिपिक अम्ल का जो निर्माण करने के लिए साइक्लोहेक्सेनोन और साइक्लोहेक्सेनोन के मिश्रण को कॉपर और वेनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही उसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रकार का उत्प्रेरक है, यानी नाइलॉन 66 के संश्लेषण के अंदर इसको यूज किया जाता है। वेनेडियम नेक्स्ट है इसके अंदर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है, इसका उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीकृत करने में उपयोग लाया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर फिफ्थ रेनी निकल। रेनी निकल बहुत इंपॉर्टेंट कैटालिटिक है, कैटालिस्ट है, और जो कई अपचयन अभिक्रियाओं के इसके अंदर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल इसके अंदर हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के संश्लेषण के अंदर एडिपोनाइट्राइल का रेनिनिकल की उपस्थिति के अंदर रिडक्शन करवाया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यानी TiCl4। TiCl4 में जिग्रनाटा उत्प्रेरक बनता है, और जिसका उपयोग है वो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा पॉलीएथीन के निर्माण के अंदर किया जाता है। तो हमने दो एग्जाम्पल इसमें देखे जो हमारे किसमें यूज होते हैं, वो बहुलक बनाने के अंदर, पॉलीमर्स बनाने के अंदर, जैसे पॉलीएथीन को बनाने के लिए और नाइलॉन 66 को बनाने के लिए इन कैटालिस्ट को यूज किया जाता है। अब इन कैटालिटिक एक्टिविटीज जो है इसका कारण क्या है? कॉजेज ऑफ कैटालिटिक रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो अगर हम बात करें उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है होमोजेनियस कैटालिस्ट और दूसरा है हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। होमोजेनियस कैटालिस्ट क्या है? होमोजेनियस यानी जिसके अंदर उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था वही होती है जो कि क्रिया कारकों की होती है, यानी एक ही प्रावस्था के अंदर क्रिया कारक भी होंगे और उत्प्रेरक भी होंगे। तो किसी समान उत्प्रेरक में यह गुण होना चाहिए कि वह अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता हो तथा त्याग भी सकता हो। तो संक्रमण धातु क्योंकि परिवर्तनीय संयोजकता वाले होते हैं, ये हमने पहले के वीडियो के अंदर किया था, उनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, तो इनके लवणों और संकुलों में
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के साथ साथ त्याग करने की भी शक्ति होती है। तो संक्रमण धातुओं के विलयशील संकुल जो है वो कई अभिक्रियाओं में समान उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। सेकंड है इसके अंदर विषमांग उत्प्रेरक। विषमांग उत्प्रेरक क्या है कि इन उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था जो होगी वो क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था से क्या होगी, अलग होगी। और सामान्यतः अगर हम इसके विषमांग उत्प्रेरक की बात करें तो ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था के अंदर ही होते हैं। विषमांग उत्प्रेरक की अभिक्रियाओं में क्या होता है, उत्प्रेरक और क्रिया कारक जो है भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं। उत्प्रेरक क्या, मैंने जैसे पहले बोला भी, उत्प्रेरक क्या होगा, किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होता है। और जबकि क्रिया कारक अधिकांशतः गैस अवस्था में होते हैं। इनमें उत्प्रेरकों का कार्य क्रिया कारकों को सतह प्रदान करना होता है, जहां पर क्या होगा, उत्प्रेरक सतह पर अधिशोषित होकर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और इस प्रकार से वो आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। और इस प्रक्रिया में वे सतह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी करते हैं, क्योंकि संक्रमण धातुएं और उनकी यौगिक आसानी से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में सहयोग दे सकते हैं। तो अतः वे अभिक्रियाएं जिनमें विषमांग उत्प्रेरक की सक्रियता का भी प्रदर्शन होता है। तो इस प्रकार से परिवर्तनीय संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकने एवं त्याग सकने की जो प्रवृत्ति के कारण ही संक्रमण धातु समांग तथा विषमांग दोनों प्रकार के उत्प्रेरकों में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो क्या हुआ इसका कि परिवर्तनीय संयोजकता जो हमने पहले किया था वेरिएबल वैलेंसीज के, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकने और इलेक्ट्रॉन को त्याग सकने की प्रवृत्ति के कारण संक्रमण धातु जो है वो उत्प्रेरक के रूप में यानी समांग और विषमांग उत्प्रेरक के रूप में यूज किए जा सकते हैं। ये तो था कैटालिटिक एक्टिविटीज के बारे में, जिसमें हमने उसकी एक्टिविटी डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल के साथ किया। और इसके बाद हमने इसके कारणों के बारे में किया, विषमांगी और समांगी कैटालिस्ट के बारे में किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी संक्रमण तत्व आयनों के रंग तथा स्पेक्ट्रमीय व्यवहार के बारे में। तो क्या है इसके अंदर, जनरल सी बात हम करें तो क्या है, कोई भी पदार्थ वो रंगहीन अथवा रंगीन क्यों दिखाई देता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयन दृश्य प्रकाश में से कौन सी ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। जिस ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और उसका हमें पूरक रंग दिखाई देता है। यानी जब कोई भी पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करे तो उस पदार्थ से लौटा हुआ प्रकाश जो होगा, जो हमारी आंखों तक पहुंचेगा, उससे हमें वह पदार्थ रंगीन दिखाई देगा। और ये तो हम जानते ही हैं कि सफेद प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है और प्रत्येक रंग की अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है। प्रकाश जब किसी पदार्थ से टकराता है और उसमें से किसी एक रंग की तरंगों को अवशोषित करता है तो उससे निकले हुए पदार्थ का जो रंग दिखाई देता है उसका पूरक रंग, वो उसका हमें पूरक रंग कहते हैं और वह हमें दिखाई देता है। जैसे हम एग्जांपल लें, इसके अंदर बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग क्या करेगा, 400 से 435 उसमें से तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करेगा। और बैंगनी रंग का पूरक रंग क्या है, पीला हरा, तो हमें वो पीला हरा यानी परावर्तित प्रकाश का रंग हमें पीला हरा दिखाई देगा। अगर हम लाल रंग की बात करें, लाल रंग जो है वो अवशोषित प्रकाश का रंग है और वो अवशोषित किसमें से करेगा, 605 से 700 की तरंगदैर्घ्य के बीच में करेगा। वो हमें कौन सा रंग दिखाई देगा, नीला हरा दिखाई देगा। तो ये तो इसके पूरक रंगों के बारे में है। अगर हम बात करें नीले रंग की, नीला हमें पीला दिखाई देगा, उसका पूरक रंग। हरा नीला उसका पूरक रंग क्या है, नारंगी है। और हरा जो है उसका पूरक रंग गहरा बैंगनी है। पीला हरा है उसका पूरक रंग बैंगनी है और पीले का नीला है, नारंगी का हरा नीला है। ये मैंने 2-3 आपको एग्जाम्पल दिए हैं जो उसके पूरक रंग हमें दिखाई देते हैं। यानी कलर कौन सा दिखाई देगा, जिस ऊर्जा को वो अवशोषित करेगा उसका पूरक कलर हमें दिखाई देगा।
तो इनके, अब ये तो रंगों की बात की हमने, तो इसके अंदर संक्रमण धातुओं की जो है प्रमुख रूप से इसके अंदर जो कलर है वो दो कारणों से होते हैं। दो कारण क्या है इसके अंदर? पहला है डी ट्रांजिशन यानी डी संक्रमण, या दूसरा हम कहें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यानी आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।